सोमवार रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने समग्र रूप से 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। उस पैकेज में देश के लोगों को क्या मिला, क्या नहीं मिला, इन सब बातों की चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं अपने कार्यक्रम बड़ी बहस को लेकर। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के पास्ट चेयरमैन मनीष गोयल, सीए मनीष गोयल जी। तो आइए हम उनसे बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो पैकेज की घोषणा की है पहले चरण में, उसमें देश के लोगों और देश की इंडस्ट्री को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या घोषणाएं की गई है और उसका लाभ किस रूप में हमें मिलने जा रहा है। तो आइए हम इस विषय में बात करेंगे, लेकिन हम आपको सबसे पहले फिर से एक बार अपील करेंगे अपने इस कार्यक्रम बड़ी बहस के माध्यम से कि सामाजिक दूरी जो कि बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है उसको ज़रूर बनाए रखें और मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें, जो कि हम भी कर रहे हैं। चूँकि हमने काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, इसलिए आवाज़ को आप तक क्लियर पहुंचाने के लिए हम अपने मास्क को बाद में हटा लेंगे, लेकिन हम इसके जरिए आपको संदेश ही दे रहे हैं कि आप मास्क का प्रयोग अवश्य करें। जब भी घर के बाहर जाएं, लोगों के बीच जब भी जाएं, आवश्यक रूप में जब भी ज़रूरत हो तो मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें और सामाजिक दूरी को अवश्य बना कर रखें, जो कि कहा जा रहा है। तो सबसे पहले सीए मनीष गोयल जी, आपके आज के इस कार्यक्रम बड़ी बहस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, कल जो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद जो अनाउंसमेंट की है, इसमें पहले चरण में कल लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जो कि आर्थिक पैकेज के रूप में देश के सामने रखा गया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले अनाउंस किया था और कल जो वित्त मंत्री जी ने डिटेल्स में उसके बारे में बताई, तो ये एक्चुअली पहला चरण नहीं, इनफैक्ट दूसरे चरण का है। पहले चरण में मार्च के महीने में लास्ट में आरबीआई ने करीबन 3.7 लाख करोड़ एंड मिनिस्ट्री ने 1.7 लाख करोड़ का ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था। और कुल लेके अभी तक अगर टोटल 20 लाख करोड़ की बात करें, उसके अंदर में करीबन 12.88 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो देखा गया कि इसके अंदर ये जो टोटल पैकेज है, इसके अंदर में हर वर्ग को की प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो सबसे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो बेसिकली अपने बोलते कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनको बेसिकली कैश बेनिफिट चाहिए। तो कैश बेनिफिट उनको ट्रांसफ़र किया गया था, उनके जनधन अकाउंट के अंदर में ट्रांसफ़र किया गया था। कल जो वित्त मंत्री ने जो घोषणा की, उसका प्रमुख उद्देश्य बेसिकली था कि लोकल को वोकल करना, यानी कि हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको प्रोत्साहन देना। और सारा जो फोकस था, अधिकतर फोकस अपने बोल सकते हैं कि एमएसएमई को लेके था। और आने वाले दिन में इनफैक्ट आज शाम को भी 4 बजे फिर से वित्त मंत्री जी अपना कुछ संदेश देंगी देशवासियों को, और आगे भी 1-2 दिनों के अंदर में काफ़ी और कुछ आने वाला है। तो मेरे को लगता है कि फेज मैनर के अंदर में ये टोटल 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। और सिंस कल का फोकस एमएसएमई को लेके था, तो अपने पहले एमएसएमई को डिस्कस करेंगे कि एमएसएमई को क्या दिया गया है और अकॉर्डिंगली उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। और मैं एक बार बीच में रोक रहा हूँ आपको। प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज, समग्र पैकेज, मतलब इस कोरोना काल में पहले जो घोषणाएं हुई थी और उस दिन जो 11 मई को प्रधानमंत्री ने कहा जो घोषणा उन्होंने की, वो सब कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए था। पहले चरण को छोड़ दे तो मतलब पहले जो घोषणाएं हो चुकी थी आरबीआई या सरकार के द्वारा, उसके बाद मतलब कल जो निर्मला सीतारमण ने बाकी की जो राशि है जिसके बारे में घोषणा की गई, उसका जो पहला चरण था उसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को लोन या अन्य रूप में देने की बात कही गई। तो उस पर आप अपनी प्रकाश डालें। ये एमएसएमई जो सेक्टर है, एमएसएमई, पहले तो वो एमएसएमई का जो दायरा है उन्होंने बढ़ा दिया है। हाँ। तो वो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज अब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो स्पेशली अपने सिलीगुड़ी या नॉर्थ बंगाल या बंगाल की बात करें, तो काफ़ी इंडस्ट्रीज अब इस डेफिनेशन के अंदर में आ जाएगी। एमएसएमई के डेफिनेशन के अंदर में आने से इनको गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है 3 लाख करोड़ का, वो तो बेसिकली क्या है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है, जो एग्जिस्टिंग लोन जिन्होंने ले रखा है और जो बैंक से करीब 25 करोड़ तक का लोन ले रखे हैं और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ तक है, उनको एडिशनल एक लिमिट दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन, जिसको वो 4 साल में पेमेंट कर
पाएंगे, और उसके ऊपर में कोई उनको गारंटी नहीं देनी है, कोई गारंटी फी नहीं लगनी, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देना है। तो ये बेसिकली जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उनको बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, देखिए ये सारा जो इसमें मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोविजन किया गया है, क्या कहते हैं, परिभाषा भी बदली गई है एमएसएमई की। जो पहले मेरे हिसाब से मीडियम स्केल में थे वो अब उसमें आ जाएंगे, माइक्रो में आ जाएंगे। और जो मैंने उनका परिभाषा टर्म चेंज किया गया है, और इसमें जो उनको लोन दिया जाएगा या फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जाएगा उसमें भी कुछ बेनिफिट्स दिए गए, जैसे कि 4 साल के लिए होगा, उसमें पहले साल में ना कोई मूलधन वापस करना ना कोई ब्याज देना, शायद यही जानकारी दी गई। एक्चुअली 1 साल का मोरेटोरियम दिया गया है, टोटल लोन पीरियड 4 साल का है, उसके अंदर फर्स्ट ईयर का मोरेटोरियम है, बैलेंस जो है वो अपने टोटल पीरियड 4 ईयर्स के अंदर में पेमेंट करना है। ये लोन लेकिन उन यूनिट्स के लिए है जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, बेसिकली बैंक की परिभाषा में जो परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो एनपीए नहीं है, और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर में, और जिनका ऑलरेडी बैंक से लोन 25 करोड़ तक है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो ये पैकेज तो अभी कल मैडम ने डिक्लेयर किया है, लेकिन सिमिलर काइंड का एक 10% का पैकेज पहले भी लास्ट मंथ बैंक ने ऑफर किया था, जिसको कोविड फंड बोलते थे। लेकिन वो कोविड फंड बेसिकली क्या था, वो 18 महीना के लिए दिया गया था, 10% जो उनका एग्जिस्टिंग लिमिट उस पर दिया गया था। तो मेरे को लगता है ये एडिशनल लिमिट है, और जो कि बेसिकली एमएसएमई को अलाउ करेगी और फर्दर वो बिजनेस बढ़ा सके, अपना फंडिंग बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए एमएसएमई को, कि सॉफ्ट लोन्स के हिसाब से उनको ये सपोर्ट दिया जा रहा है। और इसके अलावा क्या है कि जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है, बेसिकली जो अकाउंट एनपीए है बट रनिंग यूनिट्स है, फैक्ट्रियाँ चल रही है लेकिन वो बैंक का लोन नहीं पे कर रहे थे, उसके लिए करीबन 20,000 करोड़ का एक अलग से सबऑर्डिनेट फंड, सबऑर्डिनेट डेट दिया गया है, जो कि बेसिकली सबऑर्डिनेट डेट ऐसा होता है जो बेसिकली थ्रू प्रमोटर्स वो यूनिट के अंदर में इन्फ्यूज किया जाता है। इसके अलावा क्या है कि जो वेंचर, जो बेसिकली नई यूनिट्स जिसको अपने स्टार्टअप्स बोलते हैं, तो बहुत बार देखा गया कि स्टार्टअप्स को फंड नहीं मिलता, वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं मिलते हैं, उसके लिए भी उन्होंने करीबन 50,000 करोड़ का फंड एक एलोकेट किया है, जो कि एमएसएमई को बेसिकली एड्रेस करेगा, जो कि नई एमएसएमई जिनको वेंचर कैपिटल के थ्रू पैसा नहीं मिल रहा है, सो दैट दे कैन रन द बिजनेस। तो बेसिकली ये सब करने से मेरे को लगता है कि एमएसएमई को एक अच्छा मतलब फाइनेंशियल प्रोत्साहन जरूर मिलेगा, जिसके अंदर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे। और जो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट गवर्नमेंट का, जो बेसिकली अभी अपने देख रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है कि स्वदेशी का वही प्रोत्साहन दिया जाए, अपने भारत में मैन्युफैक्चर करें। अपने देखते हैं बहुत से गुड्स, अधिकतर गुड्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट अब ये फोकस कर रही है कि जो फैक्ट्रियाँ चाइना के अंदर थी, जो फैसिलिटीज चाइना के अंदर गवर्नमेंट दे रही थी, उनको वैसी सुविधा अगर हम दे पाएँ भारत के अंदर में, तो हो सकता है कि वो फैक्ट्रीज इधर में आ जाए, और वो फैक्ट्री आने से भारत के अंदर में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है या बाकी जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक एड्रेस किया जा सकेगा। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा देश में। तो ये है। अच्छा, और एक चीज जो कि कल के अनाउंसमेंट था, इसमें मैंने डायरेक्टली इससे 45 लाख जो देश में एमएसएमई है उनको फायदा पहुंचने वाला है। तो इसमें अपने उत्तर बंगाल के कितने एसएमईज होंगे आपके हिसाब से जिनको फायदा पहुंचेगा? देखिए, उत्तर बंगाल में तो जो भी इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल सारी इसके अंदर फॉल कर जाएंगी। मेरे को लगता नहीं कोई लार्ज के लिए इधर में कोई इंडस्ट्रीज है। तो अभी जो डेफिनेशन चेंज होने के कारण मेरे ख्याल से आई थिंक नहीं भी तो 99% यूनिट्स इस डेफिनेशन के अंदर में फॉल करेंगी, और उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा इसका। और जब भी बेनिफिट मिलेगा तो अल्टीमेटली चाहते हैं कि भाई इधर का इंडस्ट्री ग्रोथ भी होगा। एमएसएमई में एक्चुअली जो डेफिनेशन का जो चेंज करना है, ये तो ऐसा लगता है डेफिनेशन चेंज कर दिया, इन जनरल क्या फ़ायदा होगा, बट इसका बहुत बड़ा एक्चुअली इसका इफेक्ट है बैंकिंग को लेके। एमएसएमई को जो बैंक फाइनेंस करती है उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं। जो और गवर्नमेंट का आरबीआई का फोकस होता है कि एवरी ईयर उनका एक टारगेट होता है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, परसेंटेज फिक्स किया जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब एमएसएमई को वो फाइनेंस करेंगे बैंक भी चाहेगी अपना टारगेट पूरा हो जाए एमएसएमई के अंदर में, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर में। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जब होती है उसके अंदर में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपेयर टू अदर सेक्टर्स थोड़ा सा कम होता है। तो आई थिंक इसका बेनिफिट जो अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज को मिलेगा। अच्छा, और एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या जो उत्तर बंगाल में जैसे कि चाय बागान, टी इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, चाय बागान है, तो उनको क्या इस दायरे में आ रहे हैं? देखिए, दायरा में जरूर एमएसएमई के दायरे में बिकॉज आएंगे, उनका जो डेफिनेशन है उसके अंदर वो फॉल करेंगे तो जरूर उसके अंदर में उनको बेनिफिट मिलेगा उसका। बट सबसे बड़ा देखिए मुद्दा इसमें क्या है कि बेनिफिट्स तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, 3 लाख करोड़ बोले या जो भी फिगर बताएं। इससे पहले भी हमने देखा था कि ये वो लोन 59 मिनट्स का एक कंसेप्ट आया था, बट प्रॉब्लम यहाँ होती है इम्प्लीमेंटेशन की।
कि आज गवर्नमेंट ने तो मैक्रो लेवल पे डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा एरिया है, ये इसको हम फोकस करते हुए इतना अमाउंट फंडिंग करेंगे। बट सबसे इशू है कि आज जो बैंक के अंदर में जो मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, जो इनकम्बेंट जो बैठे हैं, जो डिसीजन लेंगे कि इसको फंडिंग करनी नहीं करनी, उनका रोल, उनकी जो सोच है, सकारात्मक सोच होनी बहुत ज़रूरी है। उनको बहुत बार लगता है कि हम लोन देंगे, ये यूनिट चलेगी कि नहीं चलेगी। आज एमएसएमई यूनिट है, छोटी यूनिट है, तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का भी उद्देश्य उनको सपोर्ट करना है, लेकिन जब वो जो ब्रांच मैनेजर साहब उधर बैठे हैं, उनको वो लगता है कि नहीं, मैं क्यों रिस्क लूँ, बिकॉज अगर एनपी हो जाएगा तो मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी। तो उस चक्कर में क्या होता है, ये डाउन द लाइन पर्कुलेट नहीं हो पाता। स्कीम्स जो गवर्नमेंट की थी, बहुत सारी स्कीम्स अच्छी स्कीम्स होती हैं, लेकिन अगर वो सोसाइटी तक नीचे नहीं पहुंचे तो अल्टीमेटली वो स्कीम्स सिर्फ किताबें में रह जाती हैं। जैसा कि हमने हाल के दिनों में देखा कि बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, माल्या है, नीरव मोदी है, ये बड़ी बड़ी रकम, हजारों करोड़ की राशि मैंने लेकर फरार हो रहे हैं बैंकों के। तो उस मामले में सरकार या बैंक उतना तत्पर नहीं रहता है उनको लोन रिकवरी के लिए, जितने कि छोटे लोन जो लेने वाले व्यवसायी हों उनके प्रति बैंक का रवैया ज़्यादा सख्त होता है। देखिए, एक्चुअली ये लोन तो छोटे लोन हो, जो बड़े लोन, एक्चुअली क्या है, जो उस पर सैंक्शन करता, जो डेलीगेशन जिसका है, उस पर वो अकॉर्डिंग प्रेशर देता। अब जो बड़े लोन की जो जिन्होंने आपने जिक्र किया, वो बड़े लोग हैं, बड़े ऊपर लेवल पे है, तो फोकस सभी का होता है, सरकार सारी पे करती है। अभी क्या अपने को लगता है कि नहीं वो बड़ी अमाउंट बाहर चले गए, तो ऐसा नहीं है। फोकस सरकार का हर के ऊपर में रहता है। आप कुछ किसी कंपल्सन हो सकती है, वो पॉलिटिकल मैटर हो सकता है, अलग मैटर हो सकता है, बट अदरवाइज क्या है कि ऐसा नहीं है कि, और क्या होता है कि ये जो आपने नाम, वो बेसिकली फ्रॉडलेंट केसेस हैं। अब फ्रॉड तो देखिए कोई भी इंडस्ट्री अंदर फ्रॉड हो सकता है, तो गवर्नमेंट को तो ये चाहिए भाई, ठीक है भाई, आज प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, छोटी इंडस्ट्री है, जो बड़ी इंडस्ट्री, सबको प्रमोट करना है, लेकिन ये जो फंडिंग, जो एमएसएमई की बात करें, बिकॉज एमएसएमई जो है, ये जैसे अपने बोलते हैं कि भारत की जो रग के किसानों के अंदर में, देश के गाँवों के अंदर में, उसी तरह इंडस्ट्री, जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्ले करती है पूरे देश का इकोनॉमी के अंदर में, और जीडीपी का एक अच्छा अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है। तो इसके अंदर, और ये काफ़ी एमएसएमई यूनिट क्या है, इट वर्क्स एज ए एंसिलरी यूनिट, बहुत सी बड़ी यूनिट है, उनको सपोर्ट करती है एज ए एंसिलरी यूनिट। तो हमको, और दूसरी बात क्या है कि जब एमएसएमई यूनिट जो रूरल एरियाज में सेटअप हो सकती है, जैसे अगर अपने नॉर्थ बंगाल की बात करें, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, ये यहाँ की पूरा सोशल इकोनॉमिक फोरम को ही सपोर्ट करती है, और अल्टीमेटली जो लार्जर इंडस्ट्रीज है उसको भी सपोर्ट करती है। तो अब क्या होगा कि अगर ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा, तो बेसिकली इनको फंडिंग मिलेगी, तो ये अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे, और एक साइकिल, अल्टीमेटली कंजम्पशन साइकिल बढ़ेगा, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। चलिए, हम आगे और भी विषय पर इसमें बात करेंगे, कल के अनाउंसमेंट के बारे में। इसमें बीच में हमारे कुछ दर्शक है जो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। हमारे एक दर्शक है मोहम्मद फूल हसन, वो पूछ रहे हैं कि जीएसटी रिटर्न अगर लेट हो तो अभी फाइन से बचने के लिए क्या करना होगा। देखिए, कल की जो डिस्कशन, कल की जो अनाउंसमेंट था, उसके अंदर में जीएसटी रिटर्न के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं था, और जीएसटी फाइन के बारे में तो ऐसा है कि लास्ट जो अनाउंसमेंट मार्च में आई थी, उसके अंदर में समय दिया गया था कि आपको जीएसटी रिटर्न जो है उसकी टाइम बढ़ा दी गई थी, जून तक का टाइम दी गई है। तो अगर उस टाइम तक अगर अपने जीएसटी रिटर्न लगाते हैं तो अपने को कोई फाइन नहीं देनी। उसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है जून के अंदर में इसको फिर से बढ़ाना, तो गवर्नमेंट उसमें कॉल ले सकती है। और इसमें चूंकि मैं भी जीएसटी से थोड़ा दो हाथ करता हूं, तो मुझे जहां तक जानकारी है, क्योंकि कोई बड़ा फाइन अमाउंट नहीं है, पर डे शायद 50 या 100 रुपये का फाइन लगता है, तो ये ज़्यादा मेरे हिसाब से चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन आप कोशिश करिए कि समय पर टैक्स पे करें, ताकि सरकार भी इस देश को चलाने के लिए अपना जो योगदान दे रही है उसमें वो सफल हो सके, और हम भी अपना योगदान दें। हमारे और एक दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे हैं, रिकेश बरुआ, कि जिन लोगों का जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है उनको क्या फ़ायदा है। देखिए, अब जिनका जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, जनधन योजना के अंदर में नहीं आया, तो अभी तक जो स्कीम आई है गवर्नमेंट के अंदर में, उसमें डायरेक्टली तो उनको कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। अगर वो उस लेवल के अंदर पढ़ते तो ऑब्वियसली उनका जीरो बैलेंस जनधन अकाउंट होता, तो उनके अंदर अमाउंट भी आता। बट जो उसके अंदर में परव्यू में नहीं आया, उसके लिए तो अभी कमेंट करना मुश्किल है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर में, बिकॉज जो माइग्रेंट लेबर्स है वो बहुत बड़ा तख्ता है जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड है। अपने देख रहे हैं तो पूरे देश भर से खबर आ रही कि काफ़ी लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, उनके जॉब चले गए हैं। अब लोग वही सपोज जो दिल्ली में रहते थे और सिरोड़ी आ गए हैं, तो उनको जॉब चला गई है। तो उनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्कीम निकालनी चाहिए मेरे ख्याल से। बट लेकिन इशू ये है कि जो वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और उनका डेटा प्रॉपरली गवर्नमेंट के पास में कितना और कैसे उसको बेसिकली वो एड्रेस कर पाएंगे, वो बहुत बड़ा इशू है। तो इसीलिए एज ऑफ डाउट तो उनका कोई सहायता नहीं किया जा सकता, बिकॉज अभी तक वैसा अकाउंट नहीं है, तो ऑब्वियसली अमाउंट तो कैसे ट्रांसफर होगा।
हमारे और एक दर्शक हैं, हम उनका सवाल लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। उनका सवाल है कि विल मॉनिटोरियम कंटिन्यू ऑन ईएमआईज? एज ऑफ नाउ तो जो गवर्नमेंट ने जो दिया था लास्ट मंथ के अंदर में, जो वो मॉरेटोरियम 3 मंथ्स का बेसिकली दिया था, और फर्दर जो नए लोन के लिए उसके लिए तो मॉरेटोरियम बताया ही है। और अभी जो पुराने लोन की जो बात कर रहे थे, जो एग्जिस्टिंग लोन जिसका मॉरेटोरियम 3 मंथ्स का दिया गया था, उसको फर्दर गवर्नमेंट बढ़ाने का अभी तक तो कोई गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब जून तक का समय है, जून के बाद बेसिकली उनको मार्च अप्रैल मई का जो ईएमआई था बेसिकली जून के अंदर में पेमेंट करना था। बट उसके अंदर में दो इश्यूज है। एक तो अभी तक आगे का टाइम गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, दूसरी बात ये है जो अमाउंट अकाउंट के अंदर आउटस्टैंडिंग है उस पर लेकिन इंटरेस्ट लग रहा है। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट को एक एक्चुअली रिलीफ देनी चाहिए। तो उसमें ऐसा होना चाहिए जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, जो गवर्नमेंट ने बोला कि डेफर कर सकते हो आप, बाद में पेमेंट कर सकते हो, एटलीस्ट उस अमाउंट के ऊपर में इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल की घोषणा में और क्या क्या बातें थी उस पर चर्चा करते हैं। कल की घोषणा में और एक विषय था, आईटीआर रिटर्न की तारीख आगे बढ़ाई गई है। तो इसमें दो तरह की तारीखें हैं, तो वो आप क्लियर करें ताकि दर्शक समझ पाए और वो किस परव्यू में पढ़ते हैं उस हिसाब से वो आगे अपना टैक्स रिटर्न बढ़ेंगे। तो ये इनकम टैक्स के अंदर में नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई थी। तो बेसिकली जो नॉन ऑडिटेड केसेस थे, नॉन कंपनी केसेस थे, तो उनकी डेट 31 जुलाई से अब 30 सितंबर कर दी गई है। 30 सितंबर हमारी इनकम टैक्स के अंदर में जो टैक्स ऑडिट होती उसकी ड्यू डेट थी, उसको बढ़ाकर अक्टूबर 31 कर दी गई है। अकॉर्डिंगली अक्टूबर की जो 31 की जो डेट थी उसको नवंबर 30 कर दी गई है। तो इसके अंदर में द रीज़न यही है बिकॉज कोविड के अंदर में 2 महीने बेसिकली कोई काम नहीं हुआ है। अल्टीमेटली अगर इनकम टैक्स की इंडिविजुअल रिटर्न लगानी है तो 26 ES जो फॉर्म बोलते हैं, बैंक ने TDS काटा, वो अपडेट नहीं हुआ है। तो ये सब करते करते समय लगेगा। इसको देखते हुए कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट, गवर्नमेंट ने अच्छा किया, पहले ही बता दिया भैया सितंबर में करना, नहीं तो वो क्या धीरे धीरे टाइम बढ़ाते, जुलाई में टाइम बढ़ाते तो लोगों में पैनिक होता। तो अब एटलीस्ट लोग अपने आराम से इसको भर सकते हैं। और लेकिन यही सलाह रहेगी कि जिन लोगों का कंप्लीट हो गया उनको लास्ट डेट तक कभी भी वेट नहीं करना चाहिए हमेशा, बिकॉज सितंबर अक्टूबर फिर अपने जानते हैं कि पूजा की सीजन बंगाल में दुर्गा पूजा रहेगी अक्टूबर के अंदर में, सितंबर में बाकी सब प्रोग्राम रहते हैं सभी के। तो इसी को देखते हुए जितनी जल्दी उसे लोगों को रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। तो मतलब क्या अभी मतलब जैसे सरकार ने तो तारीख बढ़ा दी है, अगर मैं देना चाहूँ रिटर्न तो क्या सरकार अभी लेगी? बिल्कुल सरकार अपने जो रिटर्न फॉर्म्स जो आ गए हैं उसके वो फिलअप करके आप रिटर्न आप कभी फाइल कर सकते हैं। बट आपको अगर किसी ने TDS काटा, आपको लगता है TDS कटेगा कहीं से, तब आपको 26 ES का अपडेशन का वेट करना चाहिए, उसके बाद रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो जिनका मतलब इनकम टैक्स की तैयारी हो गई रिटर्न भरने की, TDS से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं, मतलब उनको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। वैसे सरकार ने तारीख बढ़ा दी है और वो इंतजार करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, TDS और TCS का उल्लेख किया है जिसमें 25% की कटौती की गई है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, मेरे कुछ मित्र भी हैं वो जानना चाह रहे थे कि ये 25% क्या है? देखिए TDS काटने की एक, जैसे अगर सपोज अपने बैंक से इंटरेस्ट की बात करें या आपने किसी को लोन दिया था उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना है तो उस पर TDS 10% के हिसाब से कटता था। तो अब TDS कटने के बाद में गवर्नमेंट के खाते में चला जाता था, तो जिसको पैसा मिलना था उसको 10% कमती मिलता था। तो गवर्नमेंट ने ये किया कि ठीक है 10% की जगह अब 7.5% काटना है, यानी कि जिसको पैसा मिलना है उसको 2.5% या 25% वैसे बोले तो ज़्यादा मिल जाएगा पैसा। तो अल्टीमेटली जब ये बेसिकली ये जो प्रोविजन गवर्नमेंट ने लेके आया, बेसिकली दिस इज टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। इससे क्या कि भाई आपके हाथों में ज़्यादा पैसा रहेगा, आप ज़्यादा खर्च करोगे। लेकिन इसमें की और ध्यान देने की है, देखिए ऐसा है कि जो TDS प्रोविजन है या एडवांस टैक्स प्रोविजन जिनकी टैक्स लाइबिलिटी आती है, जो जिनका रिफंड आता है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनकी टैक्स लायबिलिटी आती है तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर जो अपना एडवांस टैक्स का एक प्रोविज़न भी आता है, अगर वो एडवांस टैक्स उस तरीक़ा से जो मात्रा में निर्धारित किया गया क्वार्टरली पेमेंट का, अगर उससे कम होता है तो फिर उस पर एडवांस टैक्स लगता है। तो रैदर अगर किसी का TDS और एडवांस टैक्स लेके भी अल्टीमेट टैक्स पेमेंट करना होता है उसके लिए कोई बड़ी बेनिफिट नहीं है, बिकॉज अगर वो उसका कम TDS कटता है तो रैदर उसको जब रिटर्न फाइल करेगा उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो लेकिन अल्टीमेटली इस प्रोविजन की बात करी जाए तो इससे करीबन फ़र्क भी करीबन जो टोटल पैकेज का है 2.5% करीबन 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने बोला है कि इसका असर पड़ेगा। इसका अल्टीमेट पर्पस यही है कि भाई आपके हाथों में ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी, आप कैश रहेगा, आप खर्चा अकॉर्डिंग ज़्यादा कर सकते हैं। बट एक और ऑप्शन इसमें क्लाइंट्स के पास रहता है कि वो लोअर TDS सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, जिसके अंदर में और भी लोअर रेट पे करवा सकते हैं। बट सिंस अभी कोविड का टाइम है, मे बी प्रोविजन प्रोसेस करने में टाइम लग जाएगा, तो बट फॉर टाइम बीइंग ये प्रोविजन मेरे ख्याल से एक वेलकम प्रोविजन है, ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा खर्चा करने के लिए रहेगा।
आगे और एक विषय था डिस्कॉम का, उसके लिए 90,000 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है। तो ये क्या है, उससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, डिस्कॉम बेसिकली हो गई जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनका क्या है, देखिए फैक्ट्रीज बंद है, बड़ी यूनिट्स बंद है, तो अकॉर्डिंगली उनका कंजम्पशन कम हो गया, तो इनकी रेवेन्यू ही कम हो गई है। अब उनका बकाया रहता है, स्टेट गवर्नमेंट को बकाया भी उनको देना पे, बिकॉज फिक्स्ड अमाउंट पे फिक्स होता है, तो उनको एक अमाउंट भी देनी पड़ती है, उनके लोन्स भी है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए 90,000 करोड़ का एक पैकेज लेके आया है। इससे देखा जाए तो कुछ मतलब उनको बेसिकली जो कंपनीज है उनको बेनिफिट मिलेगा कि उनकी जो आउटस्टैंडिंग वो बढ़ेंगी नहीं, उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा। एंड हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म कुछ रिबेट डाउन द लाइन क्लाइंट्स को भी पास ऑन कर सकते हैं। बट सिंस ये कल ही आया है, आज के दिन में उस पर कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है कि अल्टीमेटली वो कंपनियां किस तरीका से कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन करेंगी। बट मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि जैसे गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया है, तो वैसे डिस्कॉम कंपनीज को भी अपने जो क्लाइंटेल्स है और जो इंडस्ट्रीज है उनको उसी तरह सपोर्ट करना चाहिए। एटलीस्ट पार्ट ऑफ द बेनिफिट जो उनको मिल रहा है उस तरीके से उनको डाउन द लाइन परकुलेट करना चाहिए। चलिए, ये तो था डिस्कॉम वाला मुद्दा। NBFC, इसके लिए गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ की गारंटी की व्यवस्था की है। इसका लाभ आम लोगों को क्या होने वाला और किस रूप में होगा? देखिए, एनबीएफसी के लिए और हाउसिंग कंपनीज वर्ग के लिए इनफैक्ट दो प्रोविजन आए हैं कल के अनाउंसमेंट में। एक 30,000 करोड़ का है कि जो गवर्नमेंट को फंडिंग करेगी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ डेट परचेजिंग, वो कंपनियां डेट इशू करेंगी एंड गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट इन दोज डेट्स। तो बेसिकली उनको पैसा मिलेगा, फंडिंग मिलेगी। तो अल्टीमेटली जो फंड एनबीएफसी को मिलेगा तो वो बाजार के अंदर में पैसा छोड़ पाएंगे। आज समझ लीजिए जब कोविड खुलेगा तो मेरी पर्सनल ये राय है कि पीपल विल ट्राइड अवॉइडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लोग कम्प्लीट चाहेंगे कि भाई बस में ट्रैवल करना या जहाँ ज़्यादा भीड़ होती ट्रैवल करना। तो लोग जो सक्षम है चेष्टा करेंगे वे टू व्हीलर्स बाइक वगैरह खरीदें। तो उनको सपोर्ट करने के लिए एनबीएफसी फाइनेंस काफ़ी करती है। रैदर जो एमएसएमई भी है उसको इक्विपमेंट फाइनेंस जो होता है काफ़ी एमएसएमई अच्छे रेट्स में करती है। तो जब उनके पास फंडिंग होगी तो जो फंड करेंगे तो बाजार के अंदर में जब आपको चीप फंड मिलेगा, इजीली फंड अवेलेबल होगा, तो आप ऑब्वियसली परचेज करेंगे, प्रोक्योर करेंगे। और जब प्रोक्योर करेंगे तो वो जो साइकिल है वो चलेगी, तो अल्टीमेटली वो लिक्विडिटी बढ़ेगी, बाजार के अंदर में डिमांड बढ़ेगी। तो ये एनबीएफसी को जो 30,000 करोड़ का जो है ये तो एडिशनल फंड है। सेकेंड जो प्रोविजन गवर्नमेंट एक अच्छा प्रोविजन एक और लेके आया, 45,000 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल क्रेडिट गारंटी। बहुत सी एनबीएफसी की रेटिंग जो होती है, जो मार्केट रेटिंग है, वो अच्छी नहीं है। ठीक है, उनको क्या कि बैंकों से फंड नहीं मिलता या प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फंड नहीं मिलता, बिकॉज उनकी रेटिंग ऑन द लोअर साइड है, AA नहीं, उससे नीचे रेटिंग के अंदर में। उन एनबीएफसी को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी बाय वे 45,000 करोड़। तो अल्टीमेटली जब उनको सपोर्ट करेगी तो वो भी बाजार के अंदर में पैसा छोड़ेंगे। तो एक ओवरऑल एनबीएफसी की तरह के साइड से भी, जैसे बैंक को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया वैसे एनबीएफसी को सपोर्ट करके एक अच्छा अमाउंट टोटल में देखा जाए तो 75,000 करोड़ फंड मार्केट में आएगा। और देखा गया कि एनबीएफसी का फंड यूटिलाइजेशन इज बेटर देन दोज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो टर्न अराउंड टाइम होता है एनबीएफसी से लोन लेने के लिए, वो कंपेयर टू एनी अदर नेशनलाइज बैंक थोड़ा कम होता है। तो अल्टीमेटली फंड फ्लो, जो फंड रोटेशन है, थोड़ा फास्ट होगा। तो मतलब जो लोग लोन पे सामान खरीदना चाहते हैं, टू व्हीलर हो या हाउस होल्ड गुड्स हो, उनके लिए इस लोन के का जो सरकार ने जो फंडिंग की उसके जरिए, एनबीएफसी के जरिए फंडिंग मिलेगी और लोगों को लोन आसानी से मिल पाएगा। इस रूप में उनको फ़ायदा पहुंचने वाला। और अल्टीमेटली पैसा मार्केट के अंदर में आएगा। तो अभी की समझ लीजिए स्कूटर बाइक बिक्री होंगी, सेल बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली वो इंडस्ट्रीज चलेंगी। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट का उद्देश्य यही कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाओ, उससे डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी के चक्का अपने आगे बढ़ेगा। तो चलिए, ये तो था एनबीएफसी वाला हिस्सा। एमएसएमई में भी कुछ ऐसे एमएसएमई हैं जो संकटग्रस्त हैं, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए का एक प्रोविज़न किया गया है। तो वो क्या है और उससे उन एमएसएमईज को क्या फ़ायदा हो? देखिए, जो जैसे 3 लाख करोड़ आपने स्टार्टिंग में बताया था, 3 लाख करोड़ उन एमएसएमई के लिए जो अकाउंट रेगुलर है, जो एनपीए नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेस्ड है, जो यूनिट्स चल रही है, उनके लिए 20,000 करोड़ है। तो वो जो फंड आएगा इन द वे ऑफ सबऑर्डिनेट फंड आएगा, यानी कि उन यूनिट्स के अंदर में गवर्नमेंट थ्रू बैंक्स थ्रू द फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग करेगी। तो ये सबऑर्डिनेट फंड क्या होता है? बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। तो अभी क्या, जैसे इनके अगर कोई अकाउंट लिक्विडेट होता है तो जो सिक्योर्ड लोन होता है उसको पहले पेमेंट करना होता है, अनसिक्योर्ड लोन की बारी बाद में आती है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड लोन है, सबऑर्डिनेट फंड है 20,000 करोड़ का, जो कि हो सकता है जो प्रोमोटर्स है उनके थ्रू ये फंडिंग की जाएगी। प्रोमोटर्स को है ये सबऑर्डिनेट फंड दिया जाए ताकि वो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी उस कंपनी के अंदर में लेके आए। तो जो इंडस्ट्री स्ट्रेस्ड है
बिकॉज जब अकाउंट एनपी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो अभी देखा जाए कि भाई ये बोलते हैं कि लाइक उनका बुढ़ापा आ गया, ये खत्म हो गया, वो दिव्यांग टाइप में हो गए हैं, तो अल्टीमेटली कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ये एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है ये सपोर्ट करने से वो इंडस्ट्री फिर से रिवाइव कर जाए, बिकॉज अल्टीमेट इंडस्ट्री तो चल रही है, यूनिट चल रही है, कंडीशन ये है, लेकिन उनको बैंक में अकाउंट खराब हो गई है। तो ये फंड आने से उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो एक यूनिट भी पटरी पे आ जाए, मैंने रिवाइवल की स्थिति में आ जाए। इसके अलावा एक कल जो घोषणा हुई उसमें रेरा में 6 महीने की राहत बिल्डर्स को दी गई है, तो इससे बाजार पे क्या असर पड़ने वाला? देखिए, इससे एक तो बहुत से लिटिगेशंस जो हो सकते थे उसको एक बार में गवर्नमेंट ने अवॉइड कर दिया। बोला कि फोर्स मेजर क्लॉज लगा के रेरा के अंदर में, इसके अंदर में 6 महीने टाइम दे दिया है। ऑल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बोल दिया है कि 6 मंथ्स ऑटोमेटिक एक्सटेंशन हो गया है। इसके अंदर में एक अच्छा प्रावधान और लिख के आया गवर्नमेंट ने, उसमें बोला कि पार्शियल रिलीज ऑफ बैंक गारंटी। अभी क्या होता है कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, बैंक गारंटी रिलीज गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन वो नहीं करती है। तो इस केस में क्या है कि जब पार्शियल, समझ लीजिए प्रोजेक्ट का 75% कंप्लीट हो गया है, तो नाउ दैट यूनिट दैट इंस्टीट्यूशन वो 75% बैंक गारंटी रिलीज कर देगी। तो अल्टीमेटली जो यूनिट है, जो कंट्रैक्टर है, उसके लिए वो बचत हो जाएगी। तो वो एक अच्छा प्रावधान है। दूसरा, फोर्स मेजर रियल एस्टेट पे तो लेके आ गया, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बोला कि बाई अप्लाइंग फोर्स मेजर क्लॉज रियल एस्टेट के ऊपर में ये 6 मंथ्स एक्सटेंशन हो जाएगी। रेरा का जो कंप्लायंस था, रेरा में क्या बेसिकली प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट समझ लीजिए मार्च के अंदर में थी। अब क्या कि इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल क्लॉजेज, सिंस रेरा इज अ सेंट्रल एक्ट और इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अब ये क्लॉज लेके आने से क्या हो गया, सारे प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिकली 6 मंथ्स का उनको एक्सटेंशन मिल गया। तो ये एक रिलीफ होगा सभी प्रमोटर्स के लिए, सभी प्रोजेक्ट ओनर्स के लिए, कि जहाँ उनको दौड़ना नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिकली वो 6 मिनट समय मिल जाएगा, ये वो कर सकते। ऐसे भी डिमांड बाजार के अंदर में थोड़ी कमज़ोर हो गई है, तो जो परचेजर ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं या जो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, उनकी भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो अल्टीमेटली ये टाइम मिलने से ये पूरे एक सेक्टर को एक फोकस वो मिल जाएगा कि सो दैट दे कैन रिवाइव, वो रिवाइवल का समय मिल जाएगा, जो समय चाहिए उनको वो मिल जाएगा। मनीष जी, अभी हम बीच में और एक दो प्रश्न ले रहे हैं हमारे दर्शकों की, क्योंकि वही हमारी जान है। तो राजू करनानी जी वो पूछ रहे हैं कि स्मॉल शॉपकीपर के लिए इस पैकेज में क्या है? देखिए, स्मॉल शॉपकीपर्स के लिए पैकेज में अगर स्पेसिफिकली बात करें, डायरेक्टली बात करें तो कुछ नहीं है। अगर इनडायरेक्टली बात करें तो वही बात है कि देखिए अल्टीमेटली इकोनॉमी में आएगा तो भी ठीक है भाई, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये एमएसएमई को फंडिंग होगी, बाजार के अंदर पैसा घूमेगा, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर तो स्मॉल शॉपकीपर से ही खरीदता है। तो और गवर्नमेंट का फोकस भी अब यही है कि लोकल को प्रमोट करना है, कि ये लोकल को ग्लोबल बनाना है। तो अल्टीमेटली जो स्मॉल शॉपकीपर्स भी है, लोगों की मानसिकता भी रही कोविड के अंदर में कि भाई आज मेरे जो अल्टीमेटली काम कौन आए, जो मेरे बगल में दुकानदार है वो मेरे काम आया, वो ग्रोसरी दुकान खोली थी, नहीं कि हमें बड़े कोई मॉल में जाके परचेज करूँ। तो अल्टीमेटली वो जो फ़र्क है वो तो ऑब्वियसली स्मॉल जो बिजनेसमैन उनको भी उनका बेनिफिट मिलेगा, बट अगर डायरेक्टली बात करें तो उनको ऐसा बेनिफिट नहीं है। शुभम साहब पूछ रहे हैं पर्सनल लोन जिनका है उनका ईएमआई दोबारा मॉनिटोरियम होगा क्या? मैं ही बता दे रहा हूँ, ये अभी तक सरकार ने इसकी कोई घोषणा नहीं की है दोबारा मॉनिटोरियम की। आगे बढ़ते हैं। कौशिक सिंह पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, व्हाट इज़ इट्स क्राइटेरिया? एमएसएमई में पहले ओनली इन्वेस्टमेंट प्लान में क्राइटेरिया दिया गया था, अब 2 क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है। और क्राइटेरिया में जो माइक्रो है, जैसे स्मॉल, उसके लिए बोला गया है कि जिनका टोटल टर्नओवर, इनका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है और इन्वेस्टमेंट प्लान में 1 करोड़ तक है, उनको बोलेंगे माइक्रो। स्मॉल हो जाएगा 1 करोड़, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़, और टर्नओवर 50 करोड़ तक का, तो इसके अंदर में स्मॉल। तो देखा जाए तो अपने यार इस एरिया की बात करें तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज इसके अंदर में पड़ जाएंगी कि जिसका टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अंदर है, और जो मीडियम स्केल है वो इन्वेस्टमेंट 10 से 20 करोड़ के अंदर में और टर्नओवर 100 करोड़, 50 से 100 करोड़ के अंदर में। तो ये नया डेफिनेशन है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये सारे अधिकतर इंडस्ट्रीज अपने नॉर्थ बंगाल के अंदर में माइक्रो या स्मॉल के अंदर में पड़ जाएगी। मेरे मन में भी एक सवाल है एमएसएमई को लेके कि जो लोग अभी तक एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो क्या अभी अगर रजिस्टर करते हैं तो उनको क्या ये बेनिफिट मिल पाएगा?
बिल्कुल, एमएससी में बेनिफिट रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है। उद्योग आधार के वेबसाइट में जाके आप आराम से रजिस्टर कर सकते हो। आधार कार्ड बेसिकली चाहिए, अगर आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, और ऑब्वियसली उनको बेनिफिट ये मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एमएससी में कोई एक और बेनिफिट इन्होंने दिया कि जैसे जो ट्रेड फेयर वगैरह लगते हैं वो लगने में इस वजह से दिक्कत आ सकती है, तो ई प्लेटफॉर्म देखिए उनके गुड्स को प्रमोट करने के एक बहुत बड़ा अच्छा सुझाव कल मैडम ने दिया है। और उसके अलावा इंटरनेशनल कंपटीशन कम करने के लिए 200 करोड़ तो कि 200 करोड़ तक के जो परचेजेज है वो लोकली करेंगे, विद इन द कंट्री करेंगे, यानी ग्लोबल टेंडर्स के अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो वो एक अपने जो भारतीय जो इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जो ये 200 करोड़ तक के ग्लोबल टेंडर को मतलब बंद करके वो जो होगा वो भारत में ही होगा 200 करोड़ तक। मेरा और एक मेरा पर्सनल इच्छा जानने की कि हमारा उत्तर बंगाल जो है टूरिज्म में भी बहुत काम करता है, तो टूरिज्म सेक्टर भी इस समय बहुत बड़ी मार झेल रहा है इस कोरोना की। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि कल के घोषणा में कुछ मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ समझ में आया मुझे, आज या कल जो घोषणाएं होने वाली, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा कुछ निकल के आने वाला है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए? देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और इसके अंदर में अपने नॉर्थ बंगाल की बात करें तो बहुत बड़ा इफेक्ट है। मेरे ख्याल से हो सकता है करीबन नॉर्थ बंगाल का टोटल बिजनेस का अराउंड से 60% टूरिज्म इंडस्ट्री से इफेक्टेड होता है। और अगर अपने बात करें जो पैकेज की बात करते हैं, इंटरनेशनली अगर देखते हैं, जैसे अपने भारत में बोलते हैं 10% ऑफ जीडीपी है, यूएस के अंदर में शायद 15% ऑफ द जीडीपी है, जो भी है हर कंट्रीज़ का है। तो मैंने बाकी कंट्रीज़ का ये पैकेज थोड़ा स्टडी किया था, तो मैंने देखा कि हर कंट्रीज़ ने एरिया वाइज इसको एड्रेस किया है। तो अकॉर्डिंगली जैसे यूएस का केस भी देखे तो यूएस ने भी होटल इंडस्ट्री को अलग से एड्रेस किया है इस पैकेज को लेके। तो मेरे को लगता है कि अभी जो टोटल पैकेज जो आया है करीबन 64.4% ही डिक्लेयर हुआ है टोटल पैकेज का, 35% अभी बाकी है। तो इस 35% के अंदर मेरे को लगता है कि रिप्रेजेंटेशन गया है वेरियस ट्रेड फॉरम से, सीआईआई, आईसीसी, डिफरेंट ट्रेड फॉरम से, टूरिज्म डिपार्टमेंट से, सब जगह से रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास गया हुआ है। उसको जरूर गवर्नमेंट कंसीडर करेगी, बिकॉज कुछ एक स्टेट जैसे सिक्किम है, अपने गोवा की बात करें तो ये सारे स्टेट बेसिकली टूरिज्म पर डिपेंडेंट हैं, और वहाँ की इकोनॉमी टोटली उस पर डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट जरूर इसके ऊपर में कुछ ना कुछ ध्यान देगी, और आने वाले दिनों की मे बी आज या कल जो भी नेक्स्ट 4-5 दिन के अंदर जो भी गवर्नमेंट घोषणा करेगी उसके अंदर में इसका जरूर एड्रेस करेगी। तो चलिए हम आशा करते हैं कि इसमें टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी कुछ घोषणाएं आए, ताकि जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ राहत जरूर मिले। और एक सवाल है, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में भी कुछ कटौती की गई है, और ईएसआई के माध्यम से कुछ सैलरी देने की चर्चा कल नितिन गडकरी जी ने की है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीएफ के ऊपर में तो डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया है, मार्च के अंदर में भी किया था, कल भी नया फ्रेश डिक्लेरेशन आया। मार्च के अंदर में उन्होंने बोला था कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है जो करीबन 24%, एम्प्लॉय का 12%, एम्प्लॉयर का 12%, उनको बेसिकली गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। बट उसके अंदर कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जिस यूनिट, जिस फैक्ट्री के अंदर में या जो संस्था के अंदर में 100 से कम लेबर है, और जहां 90% ऑफ द लेबर की सैलरी 15,000 से नीचे है, उन केसेस में ही, और जिनका आधार सीडिंग हुई, आधार से लिंक किया गया है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। उस बेनिफिट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए गवर्नमेंट ने कल 3 महीना और बढ़ा दिया, कि टोटल में देखा जाए तो 6 महीने का बेनिफिट मिल गया। अब बात आती है कि जो यूनिट के अंदर में 100 से ज़्यादा लेबर है, या जिसके अंदर में जो 90% का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, उस केस में क्या होगा? उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि 12% की जगह पे 10% कंट्रीब्यूशन करना है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉय को तो 10% करना है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर है वहाँ गवर्नमेंट लेकिन अपना 12% ही करेगी। तो इससे अल्टीमेटली देखा जाए तो जो एडिशनल जो बेसिकली जिनकी सैलरी 15,000 से नीचे है, उनको तो एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। करीबन अपने बात करें 24% का बेनिफिट है, एम्प्लॉयर को 12%, एम्प्लॉय का 12%, तो एक फिर भी एक बेनिफिट है जो कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। बट जहाँ तक ईएसआई की बात आई है, एज ऑन डेट अभी तक ईएसआई पे कोई मेरे प्रेस मीडिया में गडकरी साहब या बाकी मिनिस्टर्स ने बोला होगा, बट अभी तक तो इस पर कोई डिक्लेरेशन नहीं आया। तो जब तक डिक्लेरेशन नहीं आता तो अपने एज्यूम ही कर सकते हैं। उन्होंने भी कल कहा है, वो एक फोरम पे कहा था कि ये विचार योग्य है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसके माध्यम से राहत देने की कोशिश की जाए।
हाँ, तो वही अभी गवर्नमेंट इस पर सोच सकती, विचार कर सकती है कि, और रैदर क्या कि पीएफ का देखा जाए तो जो जो संस्था में 20 से ऊपर एम्प्लॉई हैं वहाँ पीएफ मैंडेटरी, बाकी लोग भी ले सकते हैं, ऑप्शनल होता है। बट ईएसआई के केस में क्या, वहाँ 10 एम्प्लॉय का प्रावधान है कि जहाँ 10 से ऊपर है वहाँ ईएसआई लागू हो जाती है। तो अगर ईएसआई से इसको लिंक करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और वो गवर्नमेंट कर सकती है तो बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो भाई बहुत बार क्या होता है कि अनक्लेम फंड्स ईएसआई पीएफ के अंदर में बहुत पुराने अनक्लेम फंड्स भी हैं, तो उस फंड को गवर्नमेंट प्रैक्टिकली अच्छी तरह से यूटिलाइज भी कर पाए। हाँ, जैसा कि नितिन गडकरी जी ने कल कहा कि इसमें लगभग 80,000 करोड़ का फंड है। जी हाँ, तो वो फंड को गवर्नमेंट यूटिलाइज कर ले तो आज ये इस समय में जब मुश्किल का समय है देश के अंदर में, इस समय वो फंड काम आए तो एक उसका सदुपयोग होगा। चलिए, तो दर्शकों, ये थी आज की बड़ी बहस की मोटी मोटी बातें जो कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो घोषणाएं की थी उसको लेकर। तो हम कल फिर एक बार आपके साथ जुड़ेंगे कि आज जो घोषणाएं वित्त मंत्री की ओर से की जाएगी उसको लेकर आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हम आप तक जो घोषणाएं इस पैकेज की, राहत पैकेज की होने जा रही है, उसमें हम आप तक हर जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप तक आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही है हम आपको अपने एक्सपर्ट मनीष गोयल के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो कल हमारे साथ फिर रहेंगे हमारे एक्सपर्ट मनीष गोयल जी, सीए मनीष गोयल जी, इसी समय। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए बड़ी बहस में, और तब तक हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए खबर समय हर समय। नमस्कार।